हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जब क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो जो एनर्जी आता है उसे ही कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक। और बात करते हैं इंटरनल एनर्जी हम कभी नहीं निकाल पाएंगे हमेशा, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही काउंट होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? डेल्टा यू बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वो भी क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी, जहाँ F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N क्या है? मोल्स है, R क्या है? गैस कांस्टेंट है। ओके। अब बोलते हैं एनसीईआरटी फॉर एन आइडियल गैस यू डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। जो इंटरनल एनर्जी है केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ओके। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे एफ से डिनोट करते हैं, क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे ऑफ मोशन। तो कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे हो सकता है मोशन का? कोई गैस मॉलिक्यूल कितने तरह के मोशन कर सकता है उसे ही कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक। कौन कौन सा मोशन कर सकता है? ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन, ये तीनों तरह के मोशन कर सकता है इंडिपेंडेंट होके। इसी प्रकार के मोशन को ही क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब बात करते हैं मोनो एटॉमिक, जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ठीक। क्योंकि इसमें केवल ट्रांजिशनल मोशन ही हम काउंट करते हैं, रोटेशनल मोशन नहीं होता है। ठीक। ट्रांसलेशनल मोशन ही काउंट करते हैं, रोटेशनल मोशन नहीं होता है, 0 होता है। तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन होता है, 0 रोटेशनल मोशन होता है। बात करते हैं डायटोमिक। डायटोमिक जैसे हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब हो गए। ठीक। इसमें क्या होगा? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। ठीक। इसमें क्या होता है? 3 ट्रांजिशनल मोशन होता है, 2 क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। ओके। अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक, जैसे हो गया CO2 हो गया, H2 हो गया। इसमें क्या है? पॉलीएटॉमिक हो गया, 2-3 से ज़्यादा एटम, मतलब 3 एटम है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6 होता है। ओके। तो इसमें क्या होता है? 3 ट्रांजिशनल मोशन होता है, 3 रोटेशनल मोशन होता है। ओके। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें हमने वो वाइब्रेशन मोड को ऑन, मतलब वाइब्रेशन मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक। यदि बोल दे कि वाइब्रेशन मोड ऑन हो गया तो उसमें आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर लीजिएगा। ओके। तो हमेशा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में वाइब्रेशन मोशन को ऐड नहीं करते हैं। ठीक। यदि वो बोल दे वाइब्रेशन मोड ऑन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दे, जिससे क्या होता है? वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। ठीक। तो जब वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाएगा तो सभी में डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 ऐड कर दीजिएगा। ठीक। तो मोनोटॉमिक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डायटोमिक का 7 हो जाएगा उस कंडीशन में जब वाइब्रेशन मोड ऑन हो जाएगा। और पोलियोटॉमिक का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक। 2 ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी पूछता है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? F/2 KT यहाँ हो जाती है। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो यहाँ K आ जाता है। ठीक। यहाँ ऐसे क्या होता था? F/2 NRT होता था, बस यहाँ पे आ जाएगा NR की जगह K आ जाएगा। ओके। तो यहाँ K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जब एक मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो। नीट 1997 का क्वेश्चन है, क्या बोला? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 6 होता है। ओके। अभी हमने बताया आपको। बात करते हैं नंबर ऑफ, अगला है 1993 का क्वेश्चन है, क्या है? द नंबर ऑफ ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस। तो यहाँ देखिए बोल दिया ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। लेकिन आप 5 गलती से मार के मत आ जाइएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? केवल ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांजिशनल कितना होता है? 3 होता है। ठीक। तो 3 ट्रांजिशनल सभी के लिए होता है। ठीक। मोनोटॉमिक हो तो भी इसमें 3 ट्रांजिशन होगा, चाहे डायोटॉमिक हो तो भी ट्रांजिशनल मोशन होगा, चाहे पॉलीटॉमिक तो भी 3 ही ट्रांजिशनल मोशन होगा, सभी में होगा। ठीक। बस मोनोटॉमिक रोटेशनल मोशन 0 होता है, डायोटॉमिक रोटेशनल मोशन 2 होता है, और पॉलीटॉमिक रोटेशनल मोशन 3 आ जाता है एक्स्ट्रा। ओके। तो हमसे केवल क्या पूछा है? ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए क्या होगा? 3 होगा, 5 ना मार के आइएगा। ओके। 2013 क्वेश्चन है, क्या है? द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTV फॉर T1 केल्विन टू T2 केल्विन। तो हमसे क्या पूछा है? अमाउंट हीट की वैल्यू पूछा है, क्या 1 ग्राम हीलियम को के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ओके। तो हालांकि इस क्वेश्चन हमसे हीट की वैल्यू पूछा है, पर इसमें हीट हम आगे पढ़ेंगे। हमको क्या पता है? जो ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे आप याद कर लीजिए, अभी आगे हम पढ़ेंगे ही। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है उसके इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक। तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी। ठीक। ये क्या है? कौन सा गैस है? हीलियम गैस है, इसे इसका वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक। 3/2। और इसमें देखिए मोल 1 ग्राम हीलियम है। ठीक। इसका मोल क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ठीक। क्योंकि हीलियम है, हीलियम की एटॉमिक वेट कितना होता है? 4 होता है, और 1 ग्राम, इससे क्या 1/4 हो जाएगा। तो इसका एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 आर। और टेम्परेचर क्या है? T1 से T2, T5 - T इनिशियल, T2 - T1 लिख देंगे। ओके। और देखिए हमारे यहाँ आर के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हमको किसके फॉर्म में पूछ रहा है? N/K। एन क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, और के क्या है? रेडबर्ग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके। यहाँ ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये एन क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। ओके। तो आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, जो आर की वैल्यू होती है, यानी
गैस कांस्टेंट क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक। तो आर बराबर क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू एवोगाद्रो नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे आर के जगह हम लिख सकते हैं, तो डेल्टा यू बराबर 3/2 3/8 हो जाएगी अपन एन इंटू के T2 - T1, ऐसा क्या होगा ए, ओके। ये नीड टू 2017 क्वेश्चन है, क्या है, एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल O2 एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, ठीक। एक गैस मिक्सचर है, इसमें क्या 2 मोल है ऑक्सीजन का, 4 मोल है आर्गन का एट टेम्परेचर T पे, ठीक। नेगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोड, यहाँ बोल दे वाइब्रेशन मोड को हमको नेगलेक्ट करना है, ठीक। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, ठीक। तो देखिए पहले क्या है, ऑक्सीजन की हम निकाल लेते हैं इंटरनल एनर्जी, दोनों मिक्सचर में क्या है, दोनों है, ऑक्सीजन भी है और क्या है, आर्गन भी है, ठीक। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए निकाल लेते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ऑक्सीजन, ये क्या डायटोमिक है, तो डायटोमिक की क्या हो जाती है 5 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5/2 मोल ऑलरेडी दिया है कितना 2, ठीक। F/2 एन की वैल्यू कितना दिया 2 R डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। टी यानी क्या हो जाएगी, ये 1 2 से 1 2 कट जाएगा, नहीं 5 RT हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है आर्गन, आर्गन क्या है मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3/2 होता है, ठीक। 3 होता है मतलब, ठीक। और उसके बाद उसका मोल कितना दिया 4 दिया है, R इंटू टी यहाँ से हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 RT हो जाएगा, ओके। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिक्सचर में दोनों है, ऑक्सीजन भी है ऑर्गन में है, तो दोनों का हो जाएगा डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या हो जाएगा 5 RT प्लस 6 RT यानी कितना 11 RT, ऐसे क्या होगा टी, ओके। 2017 क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या है 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हमको हीट चाहिए उसे ही कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक। तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही क्या कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू एन, यहाँ पे वहाँ मास होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, ठीक। वहाँ पे मास होता है, डेल्टा क्यू का क्या होता है MC डेल्टा टी होता था, वहाँ पे M डेल्टा टी, यहाँ क्या हो जाएगा NC डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। जहाँ C क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट है जिसकी वैल्यू क्या होती है डेल्टा क्यू बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर क्या है डेल्टा क्यू अपन N इंटू डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा क्यू क्या है हीट है, ठीक। N क्या है मोल है, C क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर, ओके। इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल मोल अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ओके, अब इंटू डिग्री सेंटीग्रेड यही हो जाएगा, ओके यूनिट। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है, जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है C/m हो जाता है, ठीक। स्पेसिफिक हीट क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट बाई m हो जाता है, ठीक। उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट निकालने में क्या करना है, उसका मोलर स्पेसिफिक हीट आपको दिया तो उसमें क्या कर दीजिए उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस टाइम मोलर स्पेसिफिक हीट को क्या कहते हैं CV से डिनोट करते हैं, ठीक। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको CV से डिनोट करते हैं, C बराबर क्या होता है F/2 R होता है, ठीक। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है CV बराबर क्या होता है F/2 R, ओके। इसको हीट के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा Q/N/CV डेल्टा टी, यही CV है तो Q/N/CV डेल्टा टी हो जाएगा, और CV को अब यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा F/2 N डेल्टा टी हो जाएगा, ओके। तो कांस्टेंट वैल्यूम पे हीट क्या हो जाएगा Q बराबर NCV डेल्टा टी या Q बराबर F/2 N डेल्टा टी, ओके। तो इसके बारे में हम आगे हम पढ़ेंगे आगे कि जो हीट होता है कांस्टेंट वैल्यूम क्या होता है उसके इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक। तो ये आपका इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, ठीक। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसको CP से डिनोट करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट को, ठीक। CV बराबर क्या होता है F/2 + 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होता है CV बराबर F/2 R होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है F/2 + 1 इंटू R हो जाता है, ओके। F/2 + 1 इंटू R, ठीक है। और हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी NCP डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी NCP डेल्टा टी, ओके। अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन CV एंड CP में, तो क्या CP - CV बराबर R होता है, ओके। CP - CV बराबर R या CP बराबर कर सकते हैं CV + R, ठीक। तो इधर ही से आपका CP वैल्यू आया, CV की वैल्यू क्या थी F/2 और प्लस R, तो इसीलिए आपका आया था F/2 + 1 इंटू R आया था, ओके। तो ये सही फॉर्मूला आपको याद करना है, अभी और भी फॉर्मूला आएंगे। अब देखिए जो CP/CV का रेशियो होता है इसको गामा कहते हैं, ठीक। CP/CV के रेशियो को गामा कहते हैं, ओके। तो CP/CV बराबर 1 + 2/F भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं CV बराबर क्या होता है F/2 R और CV बराबर क्या होता है F/2 + 1 इंटू R होता है, ठीक। इन दोनों का आप रेशियो लेंगे तो 1 + 2/F आएगा, ओके। तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक। CP/CV के रेशियो गामा कहते हैं, ठीक। और CP/CV के रेशियो को ये भी लिख सकते हैं 1 + 2/F या इक्वल गामा भी है, ठीक। तो गामा बराबर 1 + 2/F भी बोल सकते हैं, ओके। तो याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट, गामा बराबर क्या होता है 1 + 2/F, गामा बराबर 1 + 2/F। यदि CV के फॉर्मूले को हमको गामा टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे CV को,
तो सी बराबर आर अपन गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक, तो गामा के फॉर्म में लिखना है सी बी को, क्या हो जाएगा आर अपन गामा माइनस वन। सी पी को लिखना है तो यहाँ पे गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप देख ही सकते हैं सी पी बाई सी बी का रेशियो क्या गामा है, तो इसमें क्या होगा गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा गामा आर अपन गामा माइनस वन। एक बार फिर से सी बी बराबर क्या होता है आर अपन गामा माइनस वन, और सी बी बराबर क्या होता है गामा आर अपन गामा माइनस वन। ठीक, ये है गामा के टर्म में दोनों का। ठीक, और एक वाला तो याद ही कर लीजिए गामा बराबर 1+2/f होता है। ओके, इसका भी फॉर्मूला याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए ये चार्ट है, इसी में सभी की वैल्यू लिखी है, मोनोटॉमिक डायटोमिक और पॉलीटॉमिक के लिए सी पी सी भी सी पी और गामा सबकी वैल्यू मैंने लिखा है। ठीक, मोनोटॉमिक के लिए सबसे पहले बात करें, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ होता है, यह बराबर 3 होता है। ओके, इसीलिए इसका वो सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बी क्या होता है आर बाई एफ बाई 2 होता है इंटू आर। ठीक, तो इसलिए सी बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोनोटॉमिक के लिए क्या लिख सकते हैं सी बराबर क्या हो सकता है 3/2 आर। ओके, बात करते हैं मोनोटॉमिक के लिए सी पी की वैल्यू, तो एफ बाई 2 + 1 इंटू आर होता है। ठीक, इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा 2 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा 5/2 आर हो जाएगा। ओके, तो मोनोटॉमिक के लिए सी पी की वैल्यू क्या होती है 5/2 आर होती है। ठीक, अब बात करते हैं मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, तो गामा बराबर क्या होता है सी पी बाई सी बी का रेशियो। तो सी पी कितना है 3/2 आर, सॉरी सी पी कितना है 5/2 आर और सी बी कितना है 3/2 आर, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 5/3। ओके, अब बात करते हैं डायटोमिक, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। ठीक, इसमें सी पी की बात करते हैं, सी पी बराबर क्या होता है f/2 आर, यानी हो जाएगा 5/2 आर हो जाएगा। ठीक, सी पी बराबर क्या होता है f/2 + 1 इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा सी पी बराबर 7/2 इंटू आर हो जाएगा। ओके, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी गामा बराबर क्या हो जाएगा 7/5। ठीक, अब बात करें पॉलीटॉमिक, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। ठीक, सी पी बराबर क्या होता है f/2 आर। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6 है, 6/2 आर, यानी कितना हो गया सी बराबर 3 आर हो जाएगा। ओके, तो आप यही याद कीजिए 6/2 आर, क्योंकि आपको याद रहेगा ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड हो जाएगा, 8/2 आर हो जाएगा। ठीक, 8/2 आर, यानी सी पी बराबर क्या हो जाएगा 4 आर भी हम लिख सकते हैं। ठीक, और गामा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 4/3। ओके, तो इस सभी की वैल्यू पहले पॉज करके स्टॉप करके आप देख लीजिए एक बार फिर से, तभी आगे बढ़िए। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2001 का क्वेश्चन रियल फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, क्या फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द एक्सप्रेशन। हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बताना है इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक, आपको पता है गामा के फॉर्म में पूछा, इसलिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा बराबर क्या होता है 1+2/f होता है। ठीक, यहाँ से 1 को इधर भेज दीजिए, गामा माइनस 1 बराबर 2/f, क्रीज क्रॉस कर दीजिए, एफ को इधर भेज दीजिए, एफ बराबर क्या हो जाएगा 2/गामा-1 हो जाएगा। ओके, तो आंसर कौन सा होगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर, एफ बराबर क्या है 2/गामा-1। ओके, ये 2013 क्वेश्चन है, क्या है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एज कांस्टेंट प्रेशर एंड वैल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वैल्यूम डिनोट बाय द सीपी एंड सीवी रिस्पेक्टिवली। ठीक, इफ आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन द सीवी इज इक्वल टू, तो हमें बोला आर इज यूनिवर्सल, क्या है आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो सीवी वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक, यहाँ पे बता भी दिया सीपी बाई सीवी का रेशियो क्या है गामा है। ओके, तो हमको सी से गामा के फॉर्म में सीवी की वैल्यू पूछा है, तो आपको याद होना चाहिए गामा में फॉर्म में क्या होता है सी बराबर क्या होता है r/गामा-1। ठीक है, अभी सी पी वैल्यू भी देख देते हैं, गामा टाइम हो जाएगा गामा r/गामा-1। ओके, तो याद कर लीजिए ये दोनों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी, सी पी वैल्यू पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा r/गामा-1 बी। 2006 का क्वेश्चन है, क्या है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 आर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या बोला है, मतलब सी पी वैल्यू बोला है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब सी पी वैल्यू क्या बताया 7/2 आर। ठीक, यानी कि सही आपको पता ही चल जाएगा, यदि आप पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि 7/2 किसका होता है डायटोमिक के लिए होता है, डायटोमिक के लिए 7/2 होता है सीपी की वैल्यू। ठीक, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर टू ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, तो हमको गामा की वैल्यू पूछा है, ये क्या बोला है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वैल्यू, यानी गामा की वैल्यू पूछा है। ठीक, सीपी वैल्यू कितना दिया 7/2 आर दिया है। ठीक, यहाँ से हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं, चाहे तो आपको पता है डायटोमिक है, तो आप सी जानते हैं गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5 हो जाएगी, आप सी से निकाल भी सकते हैं। सी पी वैल्यू क्या है 7/5 है, सी पी में सी वी बाई आर होता है। ठीक, यानी सी वी बराबर क्या हो जाएगा सी पी माइनस आर, तो सी वी बराबर क्या हो जाएगा 7/2 आर माइनस आर, यानी 5/2 आर। ये हो गया आपकी सी वी की वैल्यू, सी पी ये है सी वी ये है, तो इसका रेशियो ले लेंगे 7/5 आ जाएगा। तो ठीक, तो चाहे तो या तो आपको याद ही होगा तो आप सी मार के आ जाइए क्वेश्चन। ये नीट 19 क्वेश्चन है, 2019 क्वेश्चन है, क्या है द वैल्यू ऑफ गामा, गामा की वैल्यू बोला है सी पी बाई सी बी का रेशियो पूछा है फॉर S2 यानी हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस। तो एक अनदर आइडियल डायटोमिक गैस है जिसको इसने बोला एक्स। ठीक, हुज मॉलिक्यूलर क्या हुज मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड बट हैव एडिशनल वाइब्रेशन मोड। तो एक एक्स जो है उसके पास एक एडिशनल वाइब्रेशन मोड ऑन है इसमें। ठीक, तो बोला कि ये रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं है, इसमें क्या एडिशनल वाइब्रेशन मोड है। तो इस वाले में जो एक्स वाले में है डायटोमिक साथ से साथ इसमें वाइब्रेशन मोड भी है, इस वाले में बता दिया आपको। ठीक, आर रिस्पेक्टली इक्वल टू, तो क्या इसके इक्वल होगा, तो तीनों के लिए हमको पूछा गामा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल किसके होगी। ओके, तो सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है डायटोमिक है ये,
इसके लिए क्या हो जाए CP/CV का रेशियो क्या हो जाए 7/5, आपको याद होना चाहिए। ठीक, बात है हीलियम क्या मोनोएटॉमिक है, आपको दिख रहा है। या CP/CV का रेशियो क्या हो जाएगा 5/3। ठीक, मोनोएटॉमिक इसलिए क्या हो जाएगा 5/3। ठीक, अब बात करते हैं डायटोमिक में क्या है, ये क्या है डायटोमिक X है, लेकिन इसमें क्या है वाइब्रेशन मोड भी है। डायटोमिक X है लेकिन इसमें क्या है वाइब्रेशन मोड है। ठीक, तो डायटोमिक ले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है वाइब्रेशन मोड ऑन कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अब बात हो जाएगा CP/CV का रेशियो है, तो CP में हमेशा 2 ऐड कर देते हैं हम CP निकालने के लिए, तो 9/9 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 7, 9/7 का आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 7/5, 5/3 और 9/7। आंसर यही दिख रहा है 7/5, इसका 5/3 और 7/9, आंसर क्या है बी। ओके, तो अगर फिर से इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। हम शुरू में ही बात किए थे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो जो एनर्जी आता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल एनर्जी क्या है स्टेट का फंक्शन है, यानी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ कैसा हो इससे नहीं मतलब, इसको केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे मतलब है। ये फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट का है, इस पर मतलब है। पाथ आप कैसे जाए, ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए, तो ऐसे जाइए चाहे उड़ के जाइए, कैसे भी जाइए, पर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक, यदि ये सेम है तो सबके लिए वैल्यू भी सेम होगी। ठीक, इसलिए क्या होगा U1 बराबर होगा U2 के, U2 बराबर होगा U3 के। तो देखिए U1 का पाथ ऐसे है, U1 ऐसे, U2 ऐसे, U3 ऐसे, तीनों का पाथ अलग अलग है, लेकिन तीनों के वो इंटरनल एनर्जी सेम होगा, क्योंकि क्या है पाथ पे डिपेंड ये नहीं करता है, केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्या है ये स्टेट फंक्शन होता है। ओके, अब देखिए बात करना है पीवी ग्राफ है। पीवी ग्राफ में आपको पोटेंशियल सॉरी इंटरनल एनर्जी पूछे तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा F/2 फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। फाइनल क्या होगा P2 V2 वाला फाइनल हो जाएगा माइनस P1 V1 वाला फाइनल। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए पीवी में यदि पूछा है पीवी ग्राफ में इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू F/2 P2 V2 यानी फाइनल पॉइंट पे जो है एनर्जी, यानी P2 V2 माइनस P1 V1 इनिशियल पॉइंट पे जो है एनर्जी पीवी। ओके, और आप ये वाला तो फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा यू F/2 है ना T2 माइनस T1 वाला, तो आप जानते ही हैं। जब पीवी ग्राफ में दिया है तो आपको हमेशा यही देखना है फाइनल माइनस इनिशियल, पीवी का फाइनल पीवी का इनिशियल। ओके, अब देखिए ये देख लीजिए कि जब कोई साइक्लिक प्रोसेस मतलब घूम फिर के उधर ही आ गए, ऐसा प्रोसेस मतलब A से B, B से C से D, फिर D से A पे आ गए। जब कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उस टाइम क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट है, तो ले देगा उसी पॉइंट पे हम आ गए, इधर चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है 0 होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। ठीक, तो केवल इंटरनल एनर्जी ही 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस में। ओके, देखिए आपके नीट का ही क्वेश्चन है क्या, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम A to B along a path AB as shown in figure। तो क्या एक 1 मोल डायटोमिक गैस है, ठीक, जो कि ट्रांजिट करता है A to B, A से B जाता है। तो देखिए ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, A से B पॉइंट पे जाता है। ठीक, हमें बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा गैस का, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पूछा है। ओके, हमने अभी बताया पीवी ग्राफ के लिए क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, सॉरी क्वेश्चन में गलती हो गया था, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। ठीक, यहाँ से ऐसे जा रहा है। ओके, मैं गलती से जल्दी गलत बना दिया क्वेश्चन। ओके, चलिए पीवी की यहाँ लिख देते हैं, यहाँ की पीवी की वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए वी की वैल्यू क्या है 6 है ना, वी की वैल्यू कितना है 6 है, और पी की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे पीवी कितना हो गया 2 × 6 हो गया। ठीक, यहाँ की बात करते हैं पीवी, यहाँ वी की वैल्यू कितना है 4 है। ठीक, और पी की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ कितना है 5 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। ठीक, ये आपका है बी पॉइंट, ये है आपका ए पॉइंट, मैं गलती बना दिया था। ठीक, यहाँ पे आप लिख देते हैं आपका P2 में P2, तो डेल्टा यू रखा F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है डायटोमिक, इसलिए क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक, P2 V2 क्या आएगा, ये हो गया P2 V2, ये फाइनली हो गया। ठीक, 2 × 6 हो जाएगा माइनस P1 V1, यानी कितना 4 × 5 × 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 5/2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 हो जाएगी, 6 2 या 12, और ये 5 4 या 20 माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 8 -8 आएगा। ओके, यानी ये जाएगा 2 बार में, तो आपका डेल्टा यू वैल्यू हो जाएगी -5 × 4, यानी आएगा डेल्टा यू -20 किलो जूल। आंसर क्या हो जाए बी। ओके, स्टॉप करके कर लीजिए यदि ना हो तो। अब बात करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो वर्क डन क्या होता है, W बराबर क्या होता है P डेल्टा भी चेंज इन वैल्यू। ठीक, P क्या है प्रेशर, V क्या है चेंज इन वैल्यू में। ठीक, तो P/V2 माइनस V1 हो जाएगा। ओके, जब आपका वैल्यू वेरिएबल है तो वर्क डन क्या हो जाएगा इंटीग्रल P dV भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपका इसका यूज बहुत कम पड़ेगा, इसका यूज है ही नहीं आपके में फिजिक्स में, केवल यही वाला है डेल्टा W बराबर P डेल्टा V P/V2 माइनस V1 वाला। ओके, अब बात करते हैं इसका यूज जूल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। W बराबर P डेल्टा V यदि आपको ATM लीटर में दिया तो उसमें 101 से आप इंटू करेंगे, आप केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते होंगे। ठीक, जब वर्क में क्या ATM लीटर में दिया तो उसमें 101 से इंटू कर देंगे तो आपको जूल में हो जाएगा। ओके,
ये सब है वर्क के बारे में। अब बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस। तो क्या है वर्क डन बाय द गैस, यानी एक्सपेंशन की बात कर रहा है। जब गैस वर्क कर रहे हैं, गैस अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी वैल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा। वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा जब वर्क किया जा रहा है मतलब कि पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यूम इंक्रीज होगा, यानी एक्सपेंशन होगा। तो उस टाइम क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू इंक्रीज होगी और वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, क्योंकि हमेशा क्या लिखते हैं, चेंज इन वैल्यूम, V2 माइनस V1 लिखते हैं, यानी वैल्यूम जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब क्या वर्क डन ऑन द गैस, जब गैस वर्क किया जाए मतलब पिस्टन वर्क कर रहा है, ठीक, गैस ऑन, वर्क डन ऑन द गैस, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होने में क्या होगा, मतलब वैल्यूम घटेगा, वैल्यूम क्या नेगेटिव हो जाएगा, इससे वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय द गैस बोले तब समझ लीजिए क्या बोल रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक, यानी आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक, जब वर्क डन ऑन द गैस बोले तो क्या होगा, आपका वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। ओके, अब बात करते हैं जो वर्क है ये क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है, मतलब कि इसके लिए अलग होगा वर्क। जब आप ऐसे गए, ये पहले वाला पाथ है, ये दूसरा वाला पाथ है, ये तीसरा वाला पाथ है। ठीक, तो जब ऐसे गए तो सभी के लिए वर्क इक्वल नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं किसका अधिक होगा, तो देखिए हमेशा पीवी जिसका एरिया ज़्यादा है उसी का वर्क ज़्यादा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे यही। ठीक, तो ऊपर वाले का एरिया ज़्यादा होगा, ठीक, ऊपर वाला इतना एरिया लेगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेगा, उसके बाद नीचे वाला एरिया लेगा, उसके बाद सबसे कमी वाला एरिया लेगा। ठीक, तो सबसे अधिक एरिया कौन है, पहला ले रहा है, इसलिए वर्क डन पहले का अधिक होगा, दूसरे से तीसरे का। अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ओके, देखिए जब भी पीवी कट में दिया है आपका, पीवी ग्राफ दिया है, तो उस टाइम आपका वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, अभी हमने आपको बताया। ठीक, तो वर्क डन निकालना होगा जब पीवी के ग्राफ ऐसा दिया है पीवी के बीच। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर लेते हैं। ठीक, तो यानी, और आप जानते हैं डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू हमेशा फाइनल और इनिशियल पॉइंट लेते थे, तो F/2 P2 V2 माइनस P1 V1 या F/2 NR डेल्टा टी लेते थे। ओके, ये डेल्टा यू की वैल्यू। अभी हमने आपको ये बता दिया कि वर्क डन जब पीवी ग्राफ दिया तो उसके लिए क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कट लेते हैं। ठीक, जब पीवी ग्राफ है डेल्टा यू क्या होता है, F/2 P2 V2 माइनस P1 V1 होता है। ओके, अब बात करते हैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अब कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर से ए पे आ गया, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसका क्या लेते हैं हमेशा वर्क डन, ये साइक्लिक का एरिया लेते हैं। ठीक, वर्क डन ऐसे हम कैसे लेते थे, मान लीजिए कोई पीवी ग्राफ दिया तो हम पूरा एरिया लेते थे। ठीक, यहाँ नीचे तक पूरा एरिया लेते थे, लेकिन जब क्या है साइकिल का दिया है तो हम क्या साइकिल का एरिया लेंगे, ये जो साइकिल का यही एरिया लेंगे, अंदर साइकिल के अंडर का एरिया लेंगे। ओके, अब बात करते हैं यदि क्लॉकवाइज साइकिल है, देखिए जैसे ऐसा ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज। ठीक, तो क्लॉकवाइज साइकिल होगा तो वर्क डन जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा साइकिल तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और इंटरनल एनर्जी हमने आपको बताया था जो होता है साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जीरो होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो नीट का क्वेश्चन है क्या, एक सिस्टम चेंज फ्रॉम द स्टेट P1 V1 टू P2 V2 एज सोन इन फिगर। आपको फिगर दिखाया P1 V1 से P1 V1 से P2 V2 में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है स्टेट। ठीक, तो बोला द वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन क्या होगा, सिस्टम का थे। तो वर्क डन निकालने जब पीवी ग्राफ हो तो वर्क डन निकालने हैं तो क्या निकाल करते हैं, एरिया लेते हैं अंडर पीवी का, तो पीवी का एरिया ले लेंगे, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक, इसमें दो लोग हैं, एक तो या तो आप सीधे से इसका निकाल लें हाइपोटेनस, पैरागोनल का निकाल लीजिए, चाहे अलग अलग निकाल लीजिए। एक हो गया आपका ट्रायंगल, एक हो गया आपका स्क्वायर। ठीक, रेक्टेंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अलग अलग निकाल लीजिए, दोनों के लिए हो जाएगा। तो हम अलग अलग ही निकाल लेते हैं। तो पीवी क्या होता है, एरिया अंडर, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर लेते हैं। ठीक, वर्क डन इसके लिए पहले लेते हैं ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना हो गया इसका, ये है 4। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 1 से 5 तक दिया है, इसलिए इसका चेंज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 हो जाएगा, ये भी कितना है, 4 दिया है, ये वाला बाय ब्रेड्थ, तो ये हाइट कितना है, 4 ही हो जाएगा। ये 1 से 5 तक कितना है, 4, 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 4 के पावर 5, इसे ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर 5 इसके लिए। ठीक, अब बात करते हैं ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये है 1, ये है इसका हाइट 1 है और इसका ब्रेथ कितना है, 4 है। ठीक, तो 1 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये कितना 4 इंटू 10 के पावर 5, तो ये दोनों का आप ऐड कर लीजिए, वही वर्क बता देगा 12 इंटू 10 के पावर 5। ओके, तो ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। क्या एक क्या है गैस, एक क्या गैस है इज टेकन थ्रू द साइकिल A B C A। ठीक है, सोन इन फिगर, व्हाट इज द वेस्ट वर्क बाय द गैस। तो कौन सा सबसे वेस्ट वर्क क्या होगा इसका। ठीक, वही पूछा, एक पीवी ग्राफ दिया है आपको, इसका इस साइकिल दिया है, वही बताया ABCA। ओके, क्या है ABCA है ये साइकिल। ठीक, यही है, इसके लिए हमको बताया, तो ये क्या होता है, इस साइकिल का एरिया लेते हैं। ठीक, इस साइकिल एरिया क्या हो जाएगा, क्या ट्रायंगल है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है हाफ, इसका लेंथ कितना है, ये है 5, नीचे कितना है 5 है, 5 इंटू 10 माइनस ऑफ 3 मिल दिया वैल्यू। ठीक, 5 इंटू 10 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक, इसका हाइट कितना है, ये कितना है 2 इंटू 4, 2 इंटू 6 यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
4 इंटू 10 के पावर 5 है, पास कर दिया इसलिए क्या होगा 10 के पावर 5, 4 इंटू 10 के पावर 5 है, और ये 4 इंटू 10 के पावर -5 है, ये मतलब -3 है, ठीक, इंटू हाफ हो जाएगा, ये 1 से 2 कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 के पावर -2 यानी आ जाएगा 10 इंटू 10 के पावर +2 यानी आपका आ जाएगा 1000 जूल। आंसर कौन सा होगा? डी। ओके, ये 2014 क्वेश्चन है, क्या है? द थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस ABCDA एज सोन इन फिगर, द वर्क डन बाय द सिस्टम है, हमको वर्क डन बताना है इस सिस्टम का क्या होगा, ठीक, हमको दिखाया ABCDA, ठीक, तो कैसे दिखाया ABCOA, ठीक, यही है ऐसे ABCOA, ये फिगर आपको दिखाया, ठीक, तो आपको बोला इस साइकिल का क्या होगा वर्क डन, ठीक, तो ये आप इसकी साइकिल अलग ले लीजिए, इस साइकिल का अलग ले लीजिए, ठीक, तो आपको पता है इस साइकिल जो है, ये देखिए ये वाला साइकिल के लिए लेंगे, ये कितना हो जाए 2p0 है, यानी क्या हो जाए p0 हो जाए, 2p0 और p0 क्या हो जाए p0, ऐसा कितना हो जाए v0 माइनस v0 2v0 यानी क्या हो जाए v0 हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाए हाफ p0 इंटू v0 हो जाए इसके एरिया, ठीक, ऐसे इसका बात कर लेते हैं, ये कितना 3 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा p हो जाएगा, ये इतना लेंथ कितना हो जाएगा p हो जाएगा, ये कितना v है 2v यानी ये कितना लेंथ हो जाएगा, कितना v हो जाएगा, ठीक, तो हाफ p0 इंटू v0 इसका भी होगा एरिया, ठीक, दोनों सेम है, बस इसमें क्या है देखिए जो नीचे वाला एरिया क्लॉकवाइज है, नीचे वाला एरिया देखिए क्लॉकवाइज है, नीचे वाला इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक, और जो ये ऊपर वाला एरिया है देखिए ऊपर वाला है ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा वर्क डन 0 हो जाएगा, नेट वर्क डन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के नेट वर्क डन क्या हो जाएगा 0, ठीक, एक पॉजिटिव और निगेटिव सेम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब बात करते हैं हीट की, हीट के बराबर इसको डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं, हीट क्या होता है डेल्टा क्यू बाय NC डेल्टा टी, ठीक, एन क्या मोल है, सी क्या मोल स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, अब बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वैल्यू पे क्या हो जाएगा यहाँ पे CV हो जाएगा, NCV डेल्टा टी, हमने आपको पहले शुरू में बता दिया था, कांस्टेंट वैल्यूम क्या हो जाएगा NCV डेल्टा टी हो जाएगा, या CV को हम ये भी लिखते हैं F/2 NR डेल्टा टी, तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू पे इसकी वैल्यू डेल्टा U के बराबर है। ओके, तो ये भी हम आगे बात भी करेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू पे जो होता है हीट की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होती है। ओके, अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, इसको CP डिनोट करने लगेंगे तब, तो डेल्टा U NCP डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, तब चाहे तो यहाँ पे CP की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा क्यू बराबर NCP की वैल्यू कितना है F/2 + 1 होता है इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, आपके ऊपर है। अब देखिए बोल दे क्वेश्चन, ये हीट गिवन टू द सिस्टम, ये किसी सिस्टम को हीट दे, यानी सिस्टम क्या करे एब्जॉर्व करे, हीट को एब्जॉर्व करे, ठीक, जब किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उस टाइम डेल्टा क्यू वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो जब हीट को एब्जॉर्व करता है तो डेल्टा क्यू वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, जब हीट को रिलीज करे, हीट रिलीज होगा तो उस टाइम क्या होगा डेल्टा क्यू वैल्यू निगेटिव होगी। ओके, तो ये सब याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, ठीक, जो डेल्टा क्यू होता है वो क्या होता है, जो डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है डेल्टा U + W। ओके, तो देखिए एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में हम बदल सकते हैं, ठीक, तो आपको हीट को बदलना है वर्क में तो आप बदल सकते हैं, हीट को बदलना है वर्क में तो कुछ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में भी जाएगा और कुछ उसके वर्क में फॉर्म में जाएगा, इसलिए जो फर्स्ट लॉ क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ओके, देखिए आपका ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन टेकन थ्रू द साइक्लिक ABCDA एज सोन इन फिगर, द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग दिस साइकिल, तो एक साइकिल है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जो भी क्या है साइक्लिक प्रोसेस है, वो भी क्या है ABCDA यही है साइक्लिक प्रोसेस, इसमें हीट रिजेक्टर की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हीट रिजेक्टर की वैल्यू पूछा है और आपको पता है डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक, और जो आपके डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है W + U, ये है थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है W + डेल्टा U, ठीक, डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई, ठीक, तो जो आपका Q हो गया डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा W हो जाएगा। ओके, तो जो हीट होगा वो क्या होगा वर्क के बराबर होगा, ठीक, तो आपको पता है इसका वर्क आप जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए, इसी का आप एरिया ले लेंगे वह इसका वर्क बता देगा। ओके, तो याद रख लीजिए ये साइक्लिक प्रोसेस है, उसका हीट पूछे चाहे उसका वर्क पूछे दोनों एक ही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए चाहे हीट पूछे चाहे वर्क बोले दोनों की वैल्यू एक ही होगी, ठीक, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसका एरिया लिख देते हैं, इधर क्या इधर का लेंथ कितना हो गया P हो गया 2P है, P है तो यहाँ क्या हो जाएगा लेंथ P हो जाएगा, इधर क्या V है इधर क्या 3V है, यहाँ ये कितना 2V हो जाएगा इधर का चेंज, ठीक, तो V 2V हो जाएगा और इंटू P यानी क्या डेल्टा क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 2PV, यानी आंसर कौन सा होगा हमारा ए। ओके, ये 2009 क्वेश्चन है, क्या है द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, तो हमें इंटरनल एनर्जी पूछा है सिस्टम दैट हैज अब्जॉर्ब 2 कैलोरी हीट, जिसने कितना एब्जॉर्ब किया 2 कैलोरी हीट एंड वर्क डन बाय द गैस कितना है 500 जूल, तो हमको बोले वर्क डन कितना है 500 जूल, अभी भाई क्या बोला है बाय द गैस, तो बाय द गैस बोला इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होता है, यानी कितना है 500 जूल बोला है, ठीक है जूल में, जबकि हीट किस में दिया है कैलोरी में, ठीक, तो हीट कितना दिया है 2000 कैलोरी 2 किलो कैलोरी दिया है। ओके, तो ये आपको देखना होगा कि कैलोरी में कि किस में, क्योंकि आपको उसको चेंज करना होगा,
ठीक। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए 2 × 10⁻³ किलो में है तो 2 × 10⁻³ हो जाए, और इसमें कैलोरी को आपको जूल में चेंज करना है तो क्या करना है 4.2 से इंटू करना है। ठीक, ये आपका जूल में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 × 2 यानी 82। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84,000 हो जाएगा। ठीक, 4.2 का इसमें इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 82, 8.84 हो जाएगा। ठीक, 84,000 हो जाएगा, सॉरी 8,400 हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा क्यू वैल्यू मिल गया, ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि क्या करें एब्जॉर्ब करा, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये भी डब्ल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक, हमसे क्या पूछा है डेल्टा यू वैल्यू पूछा है। ठीक, डेल्टा क्यू वैल्यू यहाँ रख देते हैं 84 है। ठीक, 84 है जूल। ठीक, और ये कितना है 500 जूल है। ठीक, इसको इधर भेज देंगे 84 - 500 कितना है 79 जूल। आंसर कौन सा होगा डी। ओके, ये बहुत पुराना है तो इसमें 4 की वैल्यू 4.1 रखा है, इसीलिए आंसर कुछ अलग आ रहा था। ठीक, 77 आ रहा था। ओके, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के चारों प्रोसेस की। तो सबसे पहला है आइसोबारिक, दूसरा है आइसोकोरिक, तीसरा है आइसोथर्मल, चौथा है एडियाबैटिक। मैं सभी को एक साथ लेते आया हूँ। तो देखिए जो आइसोबारिक है इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, नाम है बारिक इसलिए प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में ऐसा होता है इंसुलेटिंग बॉडी होता है। ठीक, ना ही टेम्परेचर इससे हीट निकल पाता है ना ही हीट इसमें आ पाता है, ऐसा बॉडी बनाया जाता है, ऐसा बाउंड्री बनाते हैं एडियाबैटिक में कि ना ही तो हीट इसमें अंदर आ पाए ना इससे हीट निकल सके। ठीक, इसमें हीट का चेंज जीरो हो जाए। ठीक, तो चेंज इन हीट का क्या होता है जीरो होता है। तो ठीक, तो एडियाबैटिक में होता है। ओके, और इसमें कांस्टेंट क्या होता है पीवी पावर गामा जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ओके, तो फिर से आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है। डेल्टा क्यू मतलब हीट नहीं आ सकता है ना ही अंदर जा सकता है। ठीक, यानी डेल्टा क्यू चेंज जीरो होता है डेल्टा क्यू की वैल्यू, ये पी पर गामा जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब बात करते हैं क्या क्या जीरो होता है, किसमें क्या क्या जीरो होता है ये बात कर लेते हैं। तो जो आइसोबारिक में कोई चीज़ जीरो नहीं होगा, याद कर लीजिए आइसोबारिक में कोई चीज़ जीरो नहीं होगा। आइसोकोरिक में वैल्यूम कांस्टेंट होता है, इससे चेंज इन वैल्यूम जीरो हो गया, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक, तो आइसोकोरिक में क्या होता है चेंज इन वैल्यूम जीरो होता है इसलिए वर्क डन जीरो होता है। याद कर लीजिए आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, इससे डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी केवल किस पर डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर डिपेंड करता है, इसलिए डेल्टा यू जीरो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, इससे डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, तो आइसोकोरिक में डब्ल्यू जीरो होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होती है। क्योंकि ऐसा इंसुलेटिंग बॉडी बनाते हैं ना ही तो हीट इसमें आ सकता है ना ही हीट ऐसे निकल सकता है। ओके, इसलिए ये क्या होता है जीरो होता है डेल्टा क्यू। ओके, तो ये था कॉमन प्रोसेस। अब लाइन अरे सॉरी मुझे खांसी आ गया। तो क्या है अब बारी बारी एक एक प्रोसेस का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आइसोबारिक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, तो प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा यू की वैल्यू सब जगह फिक्स होगी, याद कर लीजिए डेल्टा यू की वैल्यू सब जगह फिक्स होगी। ठीक, केवल आइसोथर्मल में ही जीरो होती है, बाकी सब जगह सेम होती है डेल्टा यू की वैल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है NCV डेल्टा टी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं A/2 NR डेल्टा टी, ये सबकी सब जगह फिक्स है। ठीक, तो डेल्टा यू वैल्यू क्या है NCV डेल्टा टी A/2 R डेल्टा टी। ओके, बस क्या हीट वाले में ही चेंज आता है, यदि कांस्टेंट प्रेशर पे है देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे तो यहाँ CP वाला आएगा फॉर्मूला। ठीक, यानी हीट वाले में ही केवल चेंज आपको मिलेगा। ठीक, तो जो हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे इसलिए क्या होगा NCP डेल्टा टी होगा। ओके, NCP डेल्टा टी क्योंकि हीट इसमें क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पे इसलिए तो NCP डेल्टा टी। और W के बराबर क्या होगा NR डेल्टा टी होगा। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं P डेल्टा B भी बोल सकते हैं इसमें W। ठीक, तो इसमें तीनों की वैल्यू की हमने बात कर ली। डेल्टा यू क्या होता है NCV डेल्टा टी, सब जगह यही होगा NCV डेल्टा टी A/2 NR डेल्टा टी होगा। ठीक, डेल्टा क्यू की बात करें NCP डेल्टा टी होगा। ठीक, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे इसे डेल्टा क्यू वैल्यू क्या होगी NCP डेल्टा टी। अब बात करते हैं वर्क डन तो NR डेल्टा टी या WP डेल्टा भी होगा। ओके, तो देखिए ऑलरेडी हमने आपको KTG में बताया था कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ लगता है चॉल्स लॉ होते हैं, चॉल्स लॉ लगता है। ठीक, चॉल्स लॉ क्या होता है जो प्रेशर कांस्टेंट होता है यानी जो है V वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो V और T के बीच कैसा ग्राफ बनेगा हम लीनियर स्ट्रेट लाइन से लीनियर बनेगा। ये ग्राफ का ऑलरेडी हमने KTG में आपका डिस्कशन किया था कि जब दो ऐसे ग्राफ बने, ठीक दोनों ही क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसे ग्राफ बने स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से दोनों, इसमें पूछे किसका प्रेशर ज़्यादा होगा कौन से ग्राफ का। ओके, हालांकि दोनों ही क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे ही है लेकिन किसका प्रेशर ज़्यादा होगा ये पूछ रहा है। तो PV बराबर NRT लिखेंगे तो PV dV/dt ये हो जाएगा dV/dt, यही ना स्लो बताएगा dV/dt क्या हो जाएगा NR/P आ जाएगा। ओके, तो PV बराबर NRT से भी आपका यही फॉर्मूला आएगा तो dV/dt बराबर NR/P आ जाएगा। यानी जो ये स्लोप है इसके प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जिसका थीटा ज़्यादा है जिसका एंगल ज़्यादा है उसका प्रेशर कम, क्योंकि जो स्लोप है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जो स्लोप जिसका मतलब थीटा जिसका कम एंगल कम उसका प्रेशर ज़्यादा है। ठीक, तो इसका एंगल कम है इसलिए P1 ज़्यादा होगा। ठीक, नीचे वाला ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एंगल कम है तो P1 ज़्यादा होगा P2 से, ये भी मैंने बता दिया था आपको KTG में। अब बात करते हैं आइसोकोरिक, इसमें क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, चेंज वॉल्यूम का चेंज जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक,
आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्क डन जीरो होगा तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट लॉ जो हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक, अब बात करते हैं, हमसे डेल्टा क्यू पूछे या डेल्टा डब्ल्यू पूछे तो डेल्टा यू की वैल्यू लिख देंगे एन सी बी डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू पूछे या डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पूछे एन सी पी डेल्टा टी लिख देंगे या ए बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यू की वैल्यू हम क्या लिखते हैं एन सी बी डेल्टा टी, यही मैंने बोला था आपसे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यूम पे क्या होता है एन सी बी डेल्टा टी होता है, तो वैल्यूम वाला टर्म ही लिखते हैं। ऐसे भी देख लीजिए यहाँ से भी, तो डेल्टा यू बड़ा या डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा एन सी बी डेल्टा टी। ओके, तो आइसोकोरिक में डेल्टा क्यू बोले या डेल्टा यू बोले क्या होगा एन सी बी डेल्टा टी या बाई टू एन आर डेल्टा टी। ओके, अब बात करते हैं ये जो आइसोकोरिक है ऑलरेडी मैंने केटीजी में बताया था, इसमें क्या है गॉस लॉ लगता है। ठीक, गॉस लॉ क्या होता है, जब वैल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है प्रेशर क्या होता है उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जब वैल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर क्या होगा उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। इसमें भी ऐसे ग्राफ बनेगा, पी और टी के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से। ठीक, और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से। ठीक, अब बात बोलते हैं कि पी और टी के बीच दो अलग अलग ग्राफ हैं, दोनों ही क्या कांस्टेंट वैल्यूम पे है, तो बोले कि इसका वैल्यूम ज़्यादा होगा तो बस यही डी वी बाई डी टी वही सेम इसी तरह सेम स्लोप होगा, डी पी बाई डी पी बराबर एन आर बाई भी हो जाएगा। ओके, तो जिसका एंगल कम उसका प्रेशर ज़्यादा, उसका वैल्यूम ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली है। ठीक, जिसका एंगल कम उसी का वैल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखिए इसका नीचे लगा एंगल कम है इसलिए इसका वैल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्सली है, नीचे लगा एंगल कम इसलिए इसी का वैल्यूम ज़्यादा होगा, यानी V1 ज़्यादा होगा V2 से। ओके, अब थर्ड बात करते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है इसमें। ठीक, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट यानी जो इंटरनल एनर्जी है ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, इसलिए क्या इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ठीक, अब बात करते हैं इस जब ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यानी डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू। ठीक, तो देखिए यहाँ वर्क का फॉर्मूला पी डेल्टा भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो वर्क है यहाँ वेरी करेगा। ठीक, आइसोथर्मल में जो वर्क होता है वो वेरी करता है, इसलिए वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगता है। तो याद कर लीजिए जो वर्क डन होता है इसके लिए इसमें क्या होता है वेरी करता है, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वेरिएबल वाला लगता है। ठीक, तो वेरी करेगा तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे ताकि ये बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल के आएगा, डब्ल्यू बराबर 2.303 NRT log V2 बाई V1। तो याद कर लीजिए डब्ल्यू बराबर 2.303 NRT log V2 बाई V1। इसी को हम ऐसे भी पी के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू बराबर 2.303 NRT log P1 बाई P2 के टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, या डब्ल्यू के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर 2.303 एन आर के जगह हम P1 V1 भी लिख सकते हैं, लॉग V2 बाई V1 भी लिख सकते हैं। ओके, ये तीनों फॉर्मूला बन सकता है आपका। ओके, क्योंकि यहाँ पे वर्क क्या होता है वेरिएबल होता है। ठीक, कांस्टेंट नहीं होता है, बाकी सब में कांस्टेंट था वर्क। तो वर्क का ये तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिए, डब्ल्यू बराबर 2.303 NRT log V2 बाई V1, डब्ल्यू बराबर 2.303 NRT log P1 बाई V2, डब्ल्यू बराबर 2.303 P1 V1 वाला log V2 बाई V1। ओके, तो ये याद करना जरूरी है। ठीक, अब बात करते हैं यदि आइसोथर्मल है तो यहाँ कौन सा होता है वॉल्स लॉ लगता है। ठीक, तो वॉल्स लॉ क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पी वी क्या होता है कांस्टेंट होता है, पी वी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, पी वी बराबर कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे देखिए पी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूम के। ठीक, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूम के, इसलिए क्या होगा पी और बी के बीच ग्राफ कैसे बनेगा हाइपरबोला बनेगा ऐसा। ठीक, ऑलरेडी मैंने कैटेगरी में बताया था आपको। ठीक, पी और वी के बीच दो ग्राफ ऐसे ऐसे दिखाया गया है। ठीक, ऐसे ऐसे दोनों ही आइसोथर्मल है, तो दोनों के लिए किसका अधिक टेम्परेचर होगा, तो इसमें क्या होता है जिसका एरिया ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि एरिया क्या है पी बराबर एन आर टी होता है। ठीक, यहाँ मैं लिख दूँ पी बराबर एन आर टी। ठीक, तो जिसका पी भी ज़्यादा उसी का टेम्परेचर ज़्यादा, तो पी भी मतलब क्या एरिया ज़्यादा, तो एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज़्यादा। तो ऊपर अलग देखिए ज़्यादा एरिया घेरेगा इसलिए ऊपर अलग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक, तो ऊपर अलग टेम्परेचर T2 ज़्यादा होगा T1, तो इसमें उल्टा होगा T2 ज़्यादा होगा T1 से। ओके, बाकी हमेशा नीचे वाला ज़्यादा होता है, इसमें क्या ऊपर वाला ज़्यादा है। ये दोनों में नीचे वाला ज़्यादा होता है, जिसका नीचे वाला था ग्राफ वो ज़्यादा था, इसमें क्या ऊपर वाला ग्राफ ज़्यादा है। ओके, तो याद कर लीजिए। देखिए अब बात करते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, ना तो हीट इसमें आ सकता है ना हीट इससे निकल सकता है। आइसोलेटिंग बॉडी होता है। ठीक, इसमें ना तो हीट आ सकता है ना हीट जा सकता है, चेंज इन जो होता है ना हीट वो क्या होता है जीरो होता है। ठीक, ठीक, और इसमें क्या होता है कांस्टेंट पी वी बार गामा जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको अलग से लिखें तो यहाँ टी वी बार गामा माइनस वन भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी प्रपोर्शनल टू पी के पावर गामा माइनस वन बाई गामा। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए पी वी पावर गामा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे आप चाहें तो पी को अलग टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पी को बदल के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो जब टी के फॉर्म में लिखेंगे तो याद कर लीजिए, शायद सीधे सीधे आप याद करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं यदि आपको आता हो। तो टी की पावर क्या होता है टी वी की पावर गामा माइनस वन होगा टी के फॉर्म में। ठीक, पी वी पावर गामा होता है, टी वी पावर गामा माइनस वन बड़ा कांस्टेंट होता है, टी प्रपोर्शनल टू पी के पावर गामा माइनस वन बाई गामा। ठीक, तो ये तीनों याद होना चाहिए आपको, तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी लगेंगे, तुरंत तुरंत लगेंगे। ठीक, बात करते हैं जो इसमें क्या है कि डेल्टा क्यू जीरो है, इसलिए क्या होगा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। ठीक, अब बात करते हैं
तो डेल्टा यू की वैल्यू तो हमेशा यही होती है, फिक्स है क्या, F/2 NR डेल्टा टी, लेकिन आपको गामा फॉर्म में देता है एडियाबैटिक में, क्योंकि क्या है गामा कांस्टेंट होता है पी का गामा, इसलिए गामा फॉर्म में देता है, इसलिए आपको गामा फॉर्म में याद करना होगा वर्ड को। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1। यहाँ कुछ नहीं किया है, ये क्या है सीवी की वैल्यू है, सीवी की वैल्यू गामा टर्म में आपको याद ही होगा। ठीक, वो क्या होता है WNR डेल्टा टी गामा -1। ठीक, तो आपको पता ही है R अपॉन गामा -1 क्या होता है, CV होता है, तो एन सी वी डेल्टा टी ही है। तो सेम उसी तरह बस यहाँ पे क्या है कि गामा के टर्म में हमने लिखा है, तो WNR डेल्टा टी गामा -1। ओके, ये है वर्ड का फॉर्मूला किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। ठीक, तो देखिए एडियाबैटिक के लिए हम एक बार फिर से बात कर लें तो कैसा होता है, आइसोलेटिंग बॉडी होता है, आइसोलेटेड बॉडी होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, ये बहुत तेज होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ठीक, नाइदर हीट एब्जॉर्ब नाइदर हीट गेन, ना ही तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है ना ही गेन करता है, इसलिए क्या एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, ऐसे में बात करते हैं पी और भी के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे ही बनेगा, हाइपरबोला ही बनेगा, क्योंकि पी पर गामा इसमें कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका भी ग्राफ एकदम आइसोथर्मल की तरह ही बनेगा। ओके, पी पर गामा क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसी की तरह बनेगा, आइसोथर्मल की तरह ही बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये ऐसे 3 ग्राफ ऐसे दे देगा आपको। ठीक, इसमें पूछे कौन मोनोटॉमिक, कौन डायटॉमिक, कौन पॉलीटॉमिक के लिए है। ठीक, तो देखिए dp/dv का जो स्लोप होता है, dp/dv का स्लोप क्या होता है, गामा p/v होता है। ठीक, dp/dv का स्लोप क्या होता है, गामा p/v होता है। ठीक, तो स्लोप प्रपोर्शनल है किसके, गामा के। ठीक, तो जिसका गामा ज़्यादा उसी का स्लोप ज़्यादा। ठीक, अब बात करते हैं स्लोप किसका ज़्यादा, पैसे कैसे देख पाएंगे, तो देखिए इस पर आप बैठेंगे तो कम सड़केंगे, इस पर बैठेंगे कम सड़केंगे, इस पर बैठेंगे बहुत ज़्यादा सड़केंगे, सड़क के आप देख सकते हैं ऐसे, या तो आप ऐसे भी यहाँ से लाइन खींच के आप स्लोप देख लीजिए यहाँ से। ठीक, या तो आप इस पर ऐसे सड़क के देख लीजिए ऐसे से, किस पे आप ज़्यादा सड़क हैं उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक, तो नीचे वाला का स्लोप बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो स्लोप है ये किसके प्रपोर्शनल है, गामा के। ठीक, तो अब बात करते हैं गामा की, तो जो मोनोटॉमिक होता है इसका क्या होता है, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होता है, गामा की वैल्यू होती है 1.67। डायटॉमिक के लिए क्या होती है 7/5 होती है, यानी गामा की वैल्यू क्या होगी 1.4। पॉलीटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 4/3 यानी कि 1.4। तो गामा मोनोटॉमिक के सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ से मोनोटॉमिक गामा सबसे ज़्यादा है, फिर क्या है डायटॉमिक, फिर क्या है पॉलीटॉमिक। ठीक, तो मोनोटॉमिक गामा सबसे ज़्यादा इसलिए इसका स्लोप सबसे ज़्यादा। तो नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, मोनोटॉमिक, फिर क्या है डायटॉमिक, फिर क्या है पॉलीटॉमिक। ठीक, तो ग्राफ पूछे तो आप दिमाग में रखे रहिए, चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, दे नीड टू रन एंडिंग का क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नाइदर रिलीज। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हो सकता है ना ही रिलीज, तो कौन सा एडियाबैटिक। ओके, तो सी। देखिए बात करते हैं जो पीवी है इसके लिए भी ग्राफ कैसा बनता है, आइसोथर्मल के लिए भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, एडियाबैटिक के लिए भी ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो आपको पहचानना होगा कौन सा एडियाबैटिक है कौन आइसोथर्मल है। ठीक, आपको पहचानना होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो अब देखिए जो स्लोप होता है, देखिए जो आइसोथर्मल के जो स्लोप होता है क्या होता है, dp/dv का जो स्लोप होता है क्या होता है -p/v आता है, dp/dv -p/v आता है इसका स्लोप। जबकि इसका जो होता है एडियाबैटिक के लिए जो स्लोप होता है dp/dv बराबर -गामा/v होता है। ठीक, तो यहाँ पे गामा टर्म ज़्यादा होता है। एक बार फिर से आइसोथर्मल के जो स्लोप होता है dp/dv बराबर -p/v होता है, एडियाबैटिक के लिए क्या होता है dp/dv बराबर -गामा/p/v होता है। ठीक, तो ये दोनों का है। ठीक, तो देखिए जो एडियाबैटिक इसमें गामा टर्म ज़्यादा आता है, इसलिए एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है गामा टर्म ज़्यादा है। ठीक, गामा टर्म टाइम ज़्यादा है, इसलिए क्या है इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है इसमें गामा टर्म ज़्यादा है। ठीक, तो एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा बनेगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा एडियाबैटिक का ग्राफ, स्लोप एडियाबैटिक का ज़्यादा होगा आइसोथर्मल से। ओके, तो अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए आइसोथर्मल कम सड़केंगे और एडियाबैटिक में आप ज़्यादा सड़केंगे। ठीक, या ऐसे भी यहाँ से ऊपर से भी आप लाइन खींच के देख सकते हैं, इसका कम स्लोप है, इसका ज़्यादा स्लोप है। ठीक, तो नीचे वाला ग्राफ क्या है एडियाबैटिक, ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल। ठीक, देखिए आपके नीट का ही क्वेश्चन है क्या, द वॉल्यूम V ऑफ द मोनोटॉमिक गैस वेरी विद द टेम्परेचर T एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस हीट। तो हमको क्या बोला, रेशियो बोला वर्क डन का और हीट का, हीट एब्जॉर्ब वर्क डन बाय द गैस टू हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस का हमको रेशियो पूछा है। ठीक, हमको बोल दिया कि किस पे हो रहा है, एक ग्राफ हमको दिखाया है जो क्या है इसका वैल्यूम V है और मोनोटॉमिक कोई गैस है जिसका वैल्यूम V और टेम्परेचर T है, इसी बीच ग्राफ दिखाया हमको। ओके, अब जैसे कि बताया फिगर में दिखाया गया ग्राफ है, इसमें हमको किसका रेशियो पूछा है, वर्क डन बाय द गैस टू हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस व्हेन अनदर वाज द सिस्टम चेंज फ्रॉम स्टेट A टू B। जो सिस्टम जो चेंज हो रहा है कहाँ A से B में चेंज हो रहा है। ठीक, तो हमको पूछा क्या वर्क डन और हीट का रेशियो पूछा, डेल्टा U। ये किसके बीच ग्राफ है, V और T के बीच हमको ग्राफ दिखाया है। ठीक, तो V और T के बीच ग्राफ यानी क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक, V प्रोपोर्शनल है T के और वो ओरिजिन से जा रहा है, यानी किस पे कौन सा ग्राफ है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे है। ठीक, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है NR डेल्टा टी के, NR डेल्टा टी या P डेल्टा V भी हम लिख सकते हैं, दोनों हम जानते हैं। तो वर्क डन क्या होगा NR डेल्टा टी और डेल्टा Q क्या होता है NCP डेल्टा टी। यहाँ CP क्या है मोनोटॉमिक,
सी पी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, तो 5/2 आर एन आर डेल्टा टी हो जाएगी, एन आर डेल्टा टी एन आर डेल्टा टी का जगह तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ओके ठीक, आंसर कौन सा होगा हमारा ए। ओके, ये न्यू 2007 का क्वेश्चन है, क्या है वी कंसिडर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इफ डेल्टा यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक, तो डेल्टा यू क्या इंटरनल एनर्जी है, डब्ल्यू क्या वर्क डन द सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक, तो पहले क्या डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस, सही बात है। ठीक, क्योंकि क्या होता है इसमें डेल्टा क्यू वैल्यू जीरो होती है, डेल्टा क्यू वैल्यू जीरो होगी, इस डेल्टा यू बराबर क्या होता है माइनस डब्ल्यू होता है, तो ये बात सही है, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नहीं आइसोथर्मल यू ही जीरो होता है, डेल्टा यू ही। ठीक, बात करते हैं सी डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू इन आइसोथर्मल, ये भी गलत है, डेल्टा यू बराबर जीरो इन एडियाबैटिक, नहीं एडियाबैटिक क्या होता है डेल्टा क्यू जीरो होता है। ठीक, तो आंसर कौन सा ए। ओके, दे 2010 क्वेश्चन है, क्या है एक मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 एंड वैल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यूम, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो क्या मोनोएटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P1 है वैल्यूम V1 है, उसको कंप्रेस किया जाता है एडियाबैटिकली 1/8 इट्स वैल्यूम, तो उसका वैल्यूम को 1/8 कर दिया जाता है। ठीक, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर क्या होता है, यहाँ एडियाबैटिकली है तो एडियाबैटिकली का फॉर्मूला लगाना होगा, उसको वैल्यूम में क्या कर दिया जाता है एडियाबैटिकली 1/8 कर दिया जाता है, यही लगाएंगे हम। प्रेशर और वैल्यूम भी दिया है ग्राफ, मतलब वो दिया है क्वेश्चन, तो हम किस में लगाएंगे प्रेशर और वैल्यूम के में, तो पी पर गामा वाला कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक, P1 V1 पर गामा वाला P2 V2 बराबर गामा हो जाएगा। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1 के पावर गामा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, P1 पहले ही बोला था P1 था, इनिशियली P1 था, हमको P2 की वैल्यू पूछा है, बाद में क्या हो जाए प्रेशर फाइनल प्रेशर, P2 वैल्यू हमको निकालना ही है। ठीक, P1 वैल्यू P1 ही बोला था। ठीक, वैल्यूम क्या था पहले V था V1 था, बाद में क्या हो गया 1/8 हो गया। ठीक, 1/8 यानी V2 वैल्यू क्या हो गई 1/8 हो गई, V2 वैल्यू 1/8 भी हो गया, यानी कि ये क्या हो गया इससे कट गया, वहीं 1/8 के बाद 5/3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/8, इसका 1/3 करेंगे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 के पावर 5 क्या हो जाएगा 1/32 हो जाएगा। ओके, 2 के पावर क्या हो जाएगा 1/32। ठीक, यानी आपका P2 बराबर क्या हो जाएगा 32 P1 हो जाएगा। ओके, ऐसा क्या होगा बी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, तो सभी प्रोसेस में हम कंपेरिजन करते हैं, क्या क्या कंपेरिजन है। ठीक, पीवी ग्राफ में दिया है सभी का। ठीक, तो सबसे पहले एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, यानी वैल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, तो एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा जो आइसोबैरिक इसका पीवी के लिए ग्राफ कैसा होगा, यानी क्या प्रेशर कांस्टेंट है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो। ठीक, आइसोथर्मल का क्या होगा स्लोप थोड़ा कम इसका स्लोप कम होगा, जबकि एडियाबैटिक है तो इससे ज़्यादा स्लोप होगा, क्योंकि क्या गामा टाइम होता है इसलिए इससे ज़्यादा स्लोप होगा। ठीक, तो आइसोथर्मल कैसा बनेगा एडियाबैटिक का भी ऐसे बनेगा। ठीक, एडियाबैटिक थोड़ा नीचे होगा, फिर आइसोकोरिक का तो एकदम सीधा बन जाएगा, ये क्या है वैल्यूम कांस्टेंट। ओके, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं वर्क डन। अब बात करते हैं वर्क डन, जो आइसोबारिक ये ज़्यादा एरिया लेगा, इसलिए आइसोबारिक का ज़्यादा वर्क डन होगा। उसके बाद आइसोथर्मल का एरिया होगा ज़्यादा। ठीक, फिर क्या होगा एडियाबैटिक का होगा। ठीक, तो सबसे अधिक एरिया ये लेगा आइसोबारिक, इसलिए इसका एरिया सबसे अधिक होगा आइसोबारिक का। फिर क्या आइसोथर्मल इसका होगा, फिर क्या होगा एडियाबैटिक होगा। ठीक, तो सबसे अधिक वर्क डन आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। आइसोकोरिक का तो जीरो ही होगा वर्क डन। तो ये याद कर लीजिए, आपके नीट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इससे। ठीक, इसको सिंपल से याद कर लीजिए बीटेक, आपको याद करना याद कर लीजिए, चाहे आप जानते हो तो अच्छी बात है। आइसोबारिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक। ओके, सबसे पहले क्या है बी आइसोबारिक, आइसोथर्मल, फिर ए एडियाबैटिक, फिर क्या है आइसोकोरिक। ओके, अब बात करें कंप्रेशन, जब कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा यानी वैल्यूम घटेगा, तो वैल्यूम ऐसे घटता हुआ दिखेगा, यानी ग्राफ ऐसे नीचे से बनेगा आइसोबारिक का। ठीक, ऐसे ही बनेगा लेकिन घटता हुआ दिखेगा, तो इसलिए नीचे से बनेगा आइसोबारिक का। उसके ऊपर आइसोथर्मल होता है इसलिए ऐसा नीचे से बनेगा ग्राफ। ठीक, एडियाबैटिक का भी नीचे से ऐसा बनेगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक, आइसोकोरिक तो कम होता ही है, जीरो होता ही है। ओके, इसी में जस्ट उल्टा हो जाए तब क्या हो जाए एडियाबैटिक का ज़्यादा होगा वर्क डन, कंप्रेशन हो रहा है तो किसका अधिक होगा वर्क डन एडियाबैटिक का ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा आइसोकोरिक का होगा। ठीक, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा वो। ओके, तो इसका आप याद कर लीजिए, इसका उसका उल्टा कर दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, क्या कहते हैं 100% इफिशियंसी इज नॉट पॉसिबल। तो 100% इफिशियंसी किसी का भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, यानी ये भी एनसीईआरटी बोलता है कि जितना भी वर्क है वो ना ही पूरा का पूरा वर्क हीट में नहीं बदल सकता, और पूरा का पूरा हीट वर्क में भी नहीं बदला जा सकता। ठीक, और इसीलिए पूरा का 100% इफिशियंसी हमको कभी किसी का नहीं मिल सकता। ठीक, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही उसका। ओके, तो यही है थर्मोडायनेमिक्स का फिर सेकेंड लॉ। ओके, तो इसी के बेस से हमको पढ़ना कैरनॉट हीट इंजन के बारे में। ठीक, कैरनॉट हीट इंजन ऐसा है जिसकी इफिशियंसी सबसे अधिक होती है। ठीक, ये भी नहीं कह सकते 100% इसकी भी नहीं है, पर क्या है सबसे अधिक है इसकी इफिशियंसी। कैरनॉट हीट इंजन क्या है
नो हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन सेम टेम्परेचर कैन हैव एफिशिएंसी मोर देन कैन नॉट। तो कोई ऐसा इंजन बना ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कैन नॉट के जैसा हो, ठीक, कैन नॉट से अधिक हो सके, ऐसा कोई अभी तक इंजन बना ही नहीं जिसकी एफिशिएंसी कैन नॉट से अधिक हो, ठीक। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी होती है कैन नॉट की। जो कैन नॉट हीट इंजन है इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक। एक पहले क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक, इसमें क्या होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। फिर क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक का एक्सपेंशन होता है जिसमें क्या होता है हीट मतलब निकलता नहीं है, मतलब कंजर्व होता है हीट। फिर इससे क्या होता है फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। फिर क्या होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है हीट को रिलीज कर दिया जाता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन करके वापस साइकिल को रिसाइकिल किया जाता है, ओके। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्नोट इंजन में 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है जिसमें क्या होता है हीट को ले जाया जाता है, मतलब हीट कांस्टेंट रहता है, ठीक। फिर क्या होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन जिसमें हीट को निकालते हैं। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन वापस साइकिल को घुमाने के लिए यानी हीट को कंजर्व करने के लिए, ठीक, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, ओके। ठीक है, कैनॉट हीट इंजन में हम ये मानते हैं कि जो हीट का रेशियो होता है वो क्या होता है उसके टेम्परेचर रेशियो के बराबर होता है, ठीक। तो हीट का रेशियो टेम्परेचर रेशियो के बराबर होता है, ये हम मानते हैं कैनॉट हीट इंजन में, ठीक। इसमें क्या होता है जब हम क्या होता है किसी सोर्स से क्या होता है हीट को लेते हैं, ठीक, सोर्स से हीट को लेते हैं, उसमें क्या होता है कुछ जो हीट है कुछ इसके वर्क में चला जाता है और कुछ क्या होता है सिंक को दे दिया जाता है, ठीक। तो सोर्स से हीट को लेके कुछ वर्क किया जाता है और कुछ क्या होता है सिंक को दे दिया जाता है, ठीक। तो हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, वर्क को क्या लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, ठीक। Q1 ज़्यादा हीट है इसलिए Q1 माइनस Q2 लिखेंगे, कितना वर्क किया हमने Q1 माइनस Q2 वर्क किया, ओके। अब बात करें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है वर्क अपॉन जो होता है यानी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। एफिशिएंसी आप ऐसे याद कर लीजिए। तो आउटपुट क्या है, हमें क्या चाह रहा था वर्क चाह रहा था, हमें इससे ये जो हीट है इससे हम क्या करना चाहते थे वर्क करना चाहते थे, तो ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट क्या होगा वर्क, ठीक। और ये इनपुट क्या है ये जो Q1 है, Q1 मतलब जो हमने टेम्परेचर जो हीट हमने लिया ये क्या है इनपुट, तो W/Q1 हो जाएगा, ठीक। तो एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या हमें जो हमने वर्क करना चाहा किसी इंजन को चलाने के लिए जो हमने वर्क पाया किससे हीट से, ठीक। तो ये क्या है ये आउटपुट है वर्क अपॉन Q1 हो जाएगा, ठीक। Q1 क्या है इनपुट है, ओके। ऐसे वर्क की वैल्यू रखेंगे W की वैल्यू रखेंगे तो आपको आएगा एफिशिएंसी की वैल्यू। सो ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बराबर क्या 1 माइनस Q2/Q1 हो जाएगा, Q2/Q1, ठीक। इसी को ये हमने बोला था आपको कि हीट कार्नोट हीट इंजन में हम क्या मानते हैं Q1/Q2 का रेशियो जो होता है टेम्परेचर रेशियो के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी बराबर क्या होता है 1 माइनस T2/T1 भी लिख सकते हैं, ठीक। याद रख लीजिए, इसको आपको याद करने में कंफ्यूज हो जाएंगे कौन T1 है कौन T2 है, बस ऐसे याद करिए 1 माइनस T2 माइनस T1 नीचे वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक। तो 1 माइनस T2/T1 नीचे वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, याद कर रख लीजिए नीचे वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ओके। ये 2018 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन को हमसे एफिशिएंसी पूछा है किसका आइडियल हीट इंजन का वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो वर्क होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है क्या होता है, यानी क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री में क्या होगा कैल्विन में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो इसको कैल्विन करेंगे क्या होगा 273 कैल्विन हो जाएगा, ओके। T1 की बात करें यानी अधिक वाला टेम्परेचर जो हम बात करते हैं T1 की यानी बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 373 डिग्री कैल्विन हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं एफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस T2/T1। T1 हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाला टेम्परेचर यहाँ रखते हैं T1, ठीक। बस एफिशिएंसी 1 माइनस T1 273/373, ठीक। इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा ऊपर डिफरेंट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 373 में से 273 जाएगा क्या होगा 100/373 इंटू 100 ये आपका कटेगा, ओके। तो ये लगभग आएगा 26.6%। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो यही आपकी एफिशिएंसी आएगी। ये 2005 क्वेश्चन है, क्या है एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन कैनॉट साइकिल बिटवीन 273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एब्जॉर्ब 610 कैलोरी ऑफ हीट इज हाइयर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट टू वर्क। एक आइडियल हीट इंजन है जो क्या है इतने टेम्परेचर के बीच वर्क है 273 और 227 और 127 डिग्री पे वर्क कर रहा है टेम्परेचर पे। इसके हीट की वैल्यू बोल दिया, इतना हीट इसने एब्जॉर्ब किया 610 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब किया। तो हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क की वैल्यू पूछा है, ठीक। पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते तो एफिशिएंसी 1 बराबर क्या होगा T1/T1, ठीक। T1 हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक। हाई टेम्परेचर इसको आप कैल्विन चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाए 227 कैल्विन करेंगे तो कितना होगा इसमें 300 और ऐड कर लीजिए मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 500, ओके। तो ये हो जाएगा नीचे 500, ऊपर ये हो जाएगा 127 कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 400, तो हो जाएगा 400/500। तो इसको अब चेंज करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 500 में से 400 जाएगा कितना होगा 100।
तो 100/500 यानी यहाँ पे इफिशियंसी आएगा कितना 1/5। तो ये आपकी आ गई इफिशियंसी बराबर क्या होता है W/Q(n), आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, अब हम यहाँ से आपका ये निकाल सकते हैं W, हमसे W पूछा है तो W/Q(n), ठीक, Q(n) इफिशियंसी। ठीक, तो W/Q की वैल्यू बोला कितना 6 × 10⁴ कैलोरी, 6 × 10⁴ इंटू 1/5, ये आपका हो जाएगा 1.2 × 10⁴ कैलोरी। ठीक, 1.2 × 10⁴ कैलोरी, आंसर क्या होगा डी। ओके, ईजी है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर जो है रिवर्स ऑफ कैरनॉट हीट इंजन। तो हीट इंजन का एकदम उल्टा है ये। ठीक, इसमें क्या होता है कि हम सिंक से तो एनर्जी लेते हैं, इसमें क्या उल्टा है, इसमें सिंक से हम एनर्जी लेते हैं। ठीक, और हम क्या करते हैं सोर्स को देते हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है या पे ऐसा भी कह सकते हैं जो हीट का जो अब फ्रीजर है, फ्रीजर में का सभी हीट को निकाल को क्या करता है हम लोग को दे देता है। ठीक, तो बाहर के टेम्परेचर को अधिक कर देता है, अंडर फ्रीज के टेम्परेचर को कम करता है। ठीक, तो फ्रीज यही काम करता है। ठीक, तो क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वर्क हम किस में इनपुट किस फॉर्म में किया गया, वर्क के फॉर्म में इनपुट किया गया। ठीक, तो इनपुट क्या है वर्क है। ओके, तो हमने साथ ही साथ वर्क भी इसमें करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक, तभी क्या होता है अंदर के टेम्परेचर को निकाल के हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, इससे अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है फ्रीज में। ओके, इसमें वर्क जो होता है क्या होता है W/Q1 - Q2 हो जाएगा, वही चेंज हो जाएगा, Q1 - Q2 ही होगा। ठीक, और यदि आइडियल रेफ्रिजरेटर है तो क्या Q2/Q1 बराबर होगा T2/T1, उससे रेशियो होगा। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी के की वैल्यू बोलते हैं इसको, यही है इफिशियंसी का जस्ट उल्टा होता है ये। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है के बराबर, देखिए यहाँ आउटपुट बाई इनपुट होगा। तो आउटपुट यहाँ क्या होगा, आउटपुट कौन देगा यहाँ पे ये, ओके सॉरी, आउटपुट क्या है Q2 है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहाँ के टेम्परेचर को ठंडा करना है, ठंडा। तो आउटपुट क्या होगा Q2/W हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो हम दे रहे हैं। ठीक, तो ये होगा आपका इनपुट हो जाएगा, आउटपुट बाई इनपुट। इनपुट क्या होगा हमें क्या दे रहे हैं वर्क दे रहे हैं, तो यही हो जाएगा इनपुट। इनपुट क्या हो जाएगा वर्क। तो यहाँ के की वैल्यू उल्टी होती है, Q2/W होता है। ठीक, तो याद के लिए के की वैल्यू क्या होती है Q2/W। ओके, जैसे ऐसे आप याद भी कर सकते हैं के बराबर क्या होता है Q2/1 - Q1 Q2, इसी को टेम्परेचर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो के बराबर T2/T1 - T2 भी हो जाएगा। ओके, याद के लिए के बराबर Q2/Q1 - Q2, के बराबर T2/T1 - T2। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद के लिए। अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी जो है कैरनॉट हीट इंजन का, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जो के है और इफिशियंसी जो है, इन दोनों में क्या होता है यही रिलेशन। तो के बराबर क्या होता है 1/ये इफिशियंसी -1, तो के बराबर 1/इफिशियंसी -1, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो के बराबर क्या होता है 1/इफिशियंसी -1, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब तुरंत सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 2015 क्वेश्चन है, क्या है द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया 5 इफ द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड द फ्रीजिंग -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंदर टेम्परेचर में बता दिया -20 डिग्री है। ठीक, द बोला टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच द रिजेक्टेड है, तो सराउंडिंग का क्या होगा टेम्परेचर। ओके, जितना वो रिजेक्ट करे, मतलब बाहर कितना वो रिजेक्ट करेगा हीट, वही पूछा है। अंदर टेम्परेचर फ्रीज का दे दिया -20 डिग्री है, तो बाहर का टेम्परेचर कितना निकालेगा एक पूछ रहा है। तो मैंने आपको बोला T1 जो होता है ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था T1 ज़्यादा, T2 जो होता है वो कम टेम्परेचर होता है। ठीक, तो के बराबर T2/T1 - T2 होता है, याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, के बराबर T2/T1 - T2। ठीक, तो नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मैंने पहले बोला था T1 - T2 हो जाए, ऊपर क्या होगा कम वाला टेम्परेचर। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं दिमाग में। तो T2 क्या है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं T2 को 273 में से 20 माइनस कर देंगे, -20 डिग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा कैलविन में 253 कैलविन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना दिया है 5, T2 वैल्यू कितना है 253/T1 - 253। ठीक, तो इसको हम लगभग मान के करते हैं तो ये आएगा 50 बार में, लगभग 50 बार में ये जाएगा। इधर होगा T1 - 253 इक्वल क्या होगा 50, तो T1 बराबर कितना इधर भेज देंगे तो कितना 303 कैलविन। ठीक, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 330 में 273, आंसर आ जाएगा 31 डिग्री। ठीक, तो लगभग मान के किया तो भी आंसर वही आ गया। ओके, आंसर कौन सा होगा सी। ओके, तो ये 2017 क्वेश्चन है, क्या ए कैरनॉट इंजन हैविंग अ एफिशिएंसी 1/10 एज हीट इंजन इज यूज्ड टू रेफ्रिजरेटर। एक कैरनॉट हीट इंजन को हमने कैसे यूज किया रेफ्रिजरेटर बनाने में। ठीक, वही बोला कैरनॉट हीट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 1/10 हीट इंजन इज यूज्ड टू रेफ्रिजरेटर, जिसको यूज किया गया रेफ्रिजरेटर के रूप में। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, ये बोला वर्क डन कितना है 10 जूल है। ठीक, सिस्टम का वर्क डन हमें बोल दिया कितना 10 जूल। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, तो रिजर्वायर के लिए क्या होगा लोअर टेम्परेचर पे तो हमसे क्या बोला है Q2 की वैल्यू बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, वही बोला है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर पे हीट की वैल्यू क्या होगी भाई, यानी Q2 की वैल्यू बोल रहा है। ठीक, तो हमें पता है जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है K बराबर 1/n -1 होता है। ठीक, K की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ से। ठीक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कैरनॉट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में,
के बराबर क्या है, इफिशियंसी क्या है 1/10 है, तो ये क्या है 1/10, ये ऊपर चला गया 10, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो 1/10 था, ठीक, 1/10 का 1/10 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, तो 10 और -1 है, यानी कितना हो जाएगा, के की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक, और आप जानते हैं के बराबर, इसमें वर्क डन बता दिया कितना वर्क कर रहे हैं हम। ठीक, वो हीट मतलब रेफ्रिजरेटर में कितना वर्क कर रहे हैं, के बराबर कितना है, Q2/W, वर्क की वैल्यू बताया है हमसे, Q2 वैल्यू पूछा है लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर क्या बोलते हैं, Q2 ही बोलते हैं लोअर वाले को। ठीक, तो यहाँ Q2 बराबर क्या होगा, K/W, तो यहाँ Q2 बराबर के की वैल्यू कितनी है, 9 निकला है, और W वैल्यू भी हम यहाँ बताया 10 जूल, यानी कितना आ जाएगा Q2 की वैल्यू 90। आंसर कौन सा होगा, बी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।